सुराह संघर्ष की जो चलता है वही इस संसार को बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। और महेंद्र सर, ये बात कहीं ना कहीं इस लड़के पर लागू होती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो रातों की मेहनत है, दिन रात की मेहनत है, वो आज जो है वो सभी के सामने, पूरी दुनिया के सामने आज प्रदर्शित हुई है। और हमारे साथ इस वक्त राकेश जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम और महेंद्र सर राकेश का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राकेश, मोस्ट वेलकम। आपने बहुत मेहनत किया और आज आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे देखेंगे जो 2025 में अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, एक इंस्पिरेशन के रूप में वो बच्चे आपको देखेंगे, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं, जो आपके नंबर्स हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्यों महेंद्र सर, कुछ कहना चाहेंगे बच्चे के लिए? यही कहना चाहूंगा राकेश, मतलब धुआं धुआं कर दिया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और बात है कि राकेश जो हैं उन्होंने मतलब अभी स्ट्रैटेजीज वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे, एक एक चीज़ शेयर करेंगे, लेकिन एक हाई परसेंटेज को लेके आने में ना जो मेहनत लगती है, जो स्ट्रैटेजी लगती है, वो आप लोग अभी से ही जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, जितने भी बच्चे अभी 12th में गए हैं, ठीक है, अभी से ही जब उन चीज़ों को आप करने लग जाएंगे, तब जाकर आपके डीएनए में वो आएगा। डीएनए यानी कि आपकी नसों में वो आएगा, आपके रगों में वो आएगा, और फिर ही उसी बहाव से वो बाहर निकलेगा। जी जी। और कहीं ना कहीं ये हम नहीं बोलेंगे, ये वो बच्चा बोलेगा जो करके दिखा दिया है, है ना। तो उसकी बात अगर आप मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो जर्नी फॉलो किया है, वो जो रास्ता फॉलो किया है, एग्जैक्ट वही रास्ता अगर आप फॉलो करेंगे तो उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो वो कहते हैं ना, हाँ, टॉपर्स की कहानी टॉपर्स की जुबानी। ठीक है। तो सबसे पहले हम राकेश से मिलना चाहेंगे। हेलो राकेश, अपने बारे में जरा कुछ बातें बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आप किस तरीके से अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय करते थे, ये सारी बातें कुछ संक्षिप्त में और बताइए। सबसे पहले अपना परसेंटेज बताइए, ताकि अच्छा थोड़ा धुआं धुआं हो जाए। सर मेरे 97 मार्क्स आए हैं 12th बोर्ड में पीसीएम से जी। और मैथ 100 है और फिजिक्स केमिस्ट्री में 99। क्या बात है। और मैथमेटिक्स में 100। क्या बात है, गजब, क्या बात तो है। राकेश, सबसे पहले अपने बारे में आप बताइए कि आप मतलब गांव के जगह से हैं या शहरी जगह से हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपने किस तरीके से अपनी ये पढ़ाई की जर्नी जो है वो स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताइए, फिर हम आगे लेके चलेंगे आपको। सर मेरा नाम चौधरी है, मैं राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ, जिसमें मैं गांव में ही रहता हूँ, और शहर की स्कूल है मयूर नोवेल्स एकेडमी, जिसमें पढ़ता हूँ। अच्छा, तो मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि वे ही बच्चे टॉपर बनेंगे जो शहर में रहते हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन राकेश ने उन सभी बच्चों के जो ख्याली पुलाव पकाने की जो टेंडेंसी है ना, उसको ध्वस्त कर दिया है कि एक गांव में एक छोटे जगह पे भी रह के हम जो है वो कमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना सर कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। अक्सर हमेशा आप यही देखेंगे। तो उसके बाद से अगर हम बात करें तो देखिए, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैं सर अपनी तैयारी मतलब अप्रैल से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सेशन हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं राकेश से जानना चाहूंगा कि राकेश, एग्जैक्ट आपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कब शुरू की थी? स्टार्टिंग में ही कर दी थी, अप्रैल में या जुलाई में या अगस्त में, या कई बच्चे जो दिसंबर में जगते हैं वैसा हाल था आपका? नहीं सर, अप्रैल में कर दी थी, जो 11th का रिजल्ट आया था उसके बाद मैं तैयारी शुरू कर दी थी 12th की। तो मतलब क्या सोच के आपने किया था कि जैसे इस बार टॉपर ही बन जाना है, कह ही ढा देना है, ऐसा कुछ? सर शुरुआत से टारगेट ये था कि पीसीए में 300 में से 300 लाना है। अच्छा, वो सर पूरा नंबर से रह गया। अच्छा, कोई बात, अरे बहुत करीब पहुंच गए, और ये करीबी ये प्रदर्शित किया है कि आप मंजिल को पा चुके हैं। 1-2 नंबर कोई मायने नहीं रखता। जब आप इतना करीब पहुंच गए हैं अपने टारगेट के, तो वो टारगेट अचीव हुआ ही माना जाएगा। क्यों महेंद्र सर? और क्या, बिल्कुल। तो मतलब ये था कि आप स्टार्टिंग से ही, जैसे अप्रैल से ही सीरियस हो गए थे। तो मतलब पढ़ाई के दौरान सबसे पहले क्या होता है कि कई बच्चे ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, या कई बच्चे यूट्यूब से फ्लो में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले प्रॉपर सिलेबस देखते हैं, कॉपी खरीदते हैं, नए किताब खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, तब जाके अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आपके केस में क्या था? आपने एकदम स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट की थी कि फ्लो में स्टार्ट हो गया था? सर वैसे तो फ्लो में स्टार्ट हो गया। मैं सर स्कूल जाता था, स्कूल के बाद में कोई क्वेश्चन का डाउट हो जाता था, उसका सॉल्यूशन के लिए फिर देखा यूट्यूब पे, तो आपकी कोचिंग मिली, बहुत अच्छी कोचिंग थी सर। और महेंद्र सिंह और
आपका भी सर बहुत बड़ा धन्यवाद है। अच्छा अच्छा, मतलब आपने CUET हिंदी मीडियम चैनल से ही तैयारी की थी? हाँ सर, उसके बाद सीयूटी की भी आपके चैनल से भी तैयारी की थी। मतलब आप ऑफलाइन कोचिंग भी करते थे या सिर्फ ऑनलाइन CUET हिंदी मीडियम से पढ़ते थे? ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं करता था सर, स्कूल और आपकी कोचिंग। सर ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मतलब सिर्फ वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है ना कि YouTube से पढ़ के क्या हम टॉपर बन सकते हैं। ये जवाब आपके सामने है बच्चा, आपके सामने जवाब है। बच्चा ही कह रहा है कि हमने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की थी, बस मैं डेली स्कूल जाता था और CUET हिंदी मीडियम चैनल से पढ़ाई करता था। आप सभी टीचर्स की क्लास डेली अटेंड करता था, प्रैक्टिस करता था और उसका रिजल्ट है कि मैं आज यहाँ हूँ जहाँ बहुत सारे बच्चों का सपना होता है पहुंचना। तो मतलब ये दिलचस्प कहानी है आपकी राकेश। और कई बार ये होता है ना कि बच्चे एक्सक्यूज देने लगते हैं कि सर आप नहीं जानते, हमारे यहाँ बहुत काम है, हमें धान काटने जाना है, गेहूं काटने जाना है, घर के सारे काम करने हैं, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, केवल पढ़ना ही थोड़ी है। तो क्या आपको माता पिता ने एकदम सेपरेट लाइफ दिया था क्या, कि आपको एकदम ही पढ़ना है, घर का कोई काम नहीं करना है, या आप घर के भी काम करते थे और पढ़ाई भी करते थे? फैमिली सर फुल सपोर्ट किया सर, और थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए। 24 घंटे पढ़ाई थोड़ी होती है, एंजॉय भी होता है साथ सही में। बात, सही बात। तो ये उन बच्चों को सीख है जो सिर्फ पढ़ाई में डूबे रहते हैं, वो नहीं तोते टाइप के। तो तोता नहीं बनना है, एकदम बढ़िया से पढ़ाई से मोहब्बत करनी है, क्योंकि मोहब्बत करने में और तोता बनने में जमीन आसमान का फर्क है ना? तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि यार सबसे मतलब जो गहरा नशा होता है वो किताबों में होता है। जी तो मतलब क्या आपको भी नींद आती थी पढ़ते टाइम, कि थोड़ा सा अलग से ही वो आता था, एनर्जी आ जाती थी? हाँ, जैसे अभी हमको पढ़ाते टाइम एनर्जी आ जाती है बहुत ज्यादा, है ना, हमारा काम ऐसा है कि हमको काम करने के बाद और एनर्जी आ जाती सही है। बात है। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करके एनर्जी का महसूस होता था कि आपको भी नींद आती थी, और अगर आती थी तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? नहीं सर, ज्यादा तो नहीं आती थी, फिर भी सर थोड़ी बहुत आ जाती तो आपके मोटिवेट वीडियो देख लेते थे सर, और पढ़ाई में सर मजा आता था। सही है। अच्छा एक चीज और ये राकेश, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो स्कूल डेली नहीं जाते, वो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि स्कूल में यार धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, हम घर पे ही पढ़ेंगे तो हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे और हम मार्क्स अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, डेली स्कूल जाना चाहिए स्टार्टिंग में या खुद से ही पढ़ना बेस्ट होता है? मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि स्कूल डेली चलना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस उस अकॉर्डिंग चलेगा, तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो हमारे टाइम भी खत्म हो जाएगा, और रिवीजन के लिए टाइम मिलता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है। अच्छा मतलब और एक ये भी है ना कि स्कूल जाने से बहुत सारे हाव भाव पता चलते हैं कि कौन सा बच्चा कैसे तैयारी कर रहा है, टीचर किस फ्लो में पढ़ा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें सर एडिशनल सीखने को मिलती हैं स्कूल जाने से। इवन सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मेरा ऐसा था ना कि मैं घर पे उतना पढ़ता नहीं था, मतलब मेरे भाई बहन पढ़ते थे और मेरे भाई बहन से ज्यादा ही परसेंटेज आते थे हर बार। घर वाले परेशान होते थे कि घर पे पढ़ता ही नहीं है ना। लेकिन मैं स्कूल रोज जाता था, है ना, 100% अटेंडेंस होता था मेरा, ठीक है, अवार्ड भी मिले उसके लिए। तो मैं क्या करता था ना कि मुझे खेलने का बड़ा शौक था, तो मैं सारा दिन खेलता रहता था, लेकिन मेरे को परसेंटेज भी लाने ताकि मेरे को कोई रोके ना खेलने के लिए, है ना। तो मैं भी रोज स्कूल जाता था और वही खत्म कर लेता था। तो क्या कुछ ऐसा ही था क्या कि आप मतलब स्कूल का यूज कर लेते थे आप अपना सिलेबस को खत्म करने में या अंडरस्टैंडिंग में, बाकी सब्जेक्ट्स आपको घर पे ना पढ़ने पड़े और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले प्रैक्टिस वगैरह के लिए? जी सर, मैथ्स में तो आपको पता ही सर, प्रैक्टिस के बगैर कुछ है नहीं। सही बात जितना है, प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब राकेश के कहने का मतलब यही है कि हर टाइम पे हर चीज अच्छी लगती है। अभी स्टार्टिंग टाइम है आपकी स्कूल जाने की, उस हाव भाव में ढलने की, पढ़ाई से दिल लगाने की, क्योंकि घर पे बैठेंगे ना तो बोरियत फील होगा, इंस्टाग्राम खोलेंगे, रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे और बाद में मिलेगा क्या, रिग्रेट। तो अभी जिस चीज के ऊपर टाइम देना चाहिए उसके ऊपर दीजिए। जुलाई से लेके नवंबर या दिसंबर तक रेगुलर स्कूल जाइए, उसके बाद मत जाइए, क्योंकि आपका काम निकल चुका है, आपने हर चीज को बढ़िया से अपने दिमाग में फिट कर लिया है, वो फ्लो पकड़ लिया है, वो दिलचस्पी बन गई है। उसके बाद आप घर पे भी रहते हैं दिसंबर के बाद, तो अल्टीमेटली आप बेस्ट ही करेंगे अपने लिए, है ना। अच्छा एक चीज और होता है सर कि हम लोग बचपन में बड़ा अपने आप के लिए हर दिन सपने सजोते हैं। कभी सोचते हैं कि यार इंजीनियर बनेंगे, कभी सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, और रिजल्ट आता है तो कुछ और बनने के बारे में सोचने लगते हैं। तो जब इस बच्चे का बेहतर रिजल्ट आया है तो जानना दिलचस्प होगा कि ये बच्चा क्या बनना चाहता है। तो राकेश आप क्या बनना चाहते हैं बच्चे? मुझे सिविल सर्विस में जाना है। अच्छा सिविल सर्विस में जाना है, यानी यूपीएससी की तैयारी आपको करनी है। क्या बात है।
मतलब आने वाले दिन में हमें राकेश आईएएस राकेश के रूप में देखने को मिलेंगे, है ना। और हम और पूरे टीचर्स बिल्कुल, सर बिल्कुल। यही चाहेंगे कि राकेश जो भी Yes, ma'am. सोचते हैं वो जल्द से जल्द बने, और उनके जो राह में परेशानियां हैं ना, वैसे तो ये खुद ही निपट लेंगे, क्योंकि जिस तरीके का जज्बा इनके अंदर है वो निपटने के लिए ही बना है, हर मुश्किलों को पार करने के लिए ही बना है। सो बेस्ट ऑफ लक राकेश। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, आगे चल के डीएम बनना चाहते हैं, तो बहुत 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 सारी विशेष। क्यों मैन सर? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगा भाई राकेश से कि मतलब कुछ बहुत सारी ना परेशानियां आती हैं बीच में पढ़ाई के दौरान, ठीक है, जिससे ना इंसान जो है ना वो अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ देता है। मुझे पता है कि आपने अगर इतने 97% हासिल किए हैं, मैथ्स में 100 हासिल किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 99 नंबर हासिल किए हैं, तो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन की होगी। लेकिन कुछ तो ऐसा बीच में आया होगा, कुछ त्योहार आए होंगे, कुछ फंक्शंस आए होंगे, कुछ बाकी चीज़ें भी आई होंगी, दोस्तों के साथ खेलना हो गया, बाकी डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, इन सब के साथ आपने डील कैसे किया? क्या आप इन सब में मतलब इन्वॉल्व थे, या फिर आपने इनको साइड किया अपनी विल पावर से, अपनी क्या बोलते हैं अंतर शक्ति से, हाँ, इच्छा शक्ति से? सर मैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज बिल्कुल नहीं करता हूँ, अच्छा सर। और यूट्यूब है और नॉर्मल कभी कभार व्हाट्सएप देख लेता हूँ तो देख लेता हूँ। और सर मेरा कहना है कि जो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ते हो तो वो अच्छे से पढ़ो, जो 10 घंटे से भी ज़्यादा काम करें। 10 घंटे की किताब पकड़ने से अच्छा है कि 4 घंटे अच्छे से पढ़ लो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, इस एनसीईआरटी बच्चे का सफलता के पीछे सर मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ा फैक्टर बच्चे ने बोला भी कि मैं सोशल मीडिया कम यूज करता हूँ। तो वो जो समय बाकी बच्चों का इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में जा रहा है ना, वो ये बच्चा अच्छा इस्तेमाल कर रहा होगा, और यही कारण है कि इसको सफलता बेहतरीन तरीके से मिली है। अच्छा, एक चीज की और दिलचस्पी बच्चों के अंदर जुलाई से ही होती है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे सर, भर भर के व्यूज आते हैं उस पर, मिलियंस ऑफ मिलियंस। तो हम टॉपर से ही जानते हैं ना, ऐसे बच्चे से जानते हैं जिसके मैथ में 100 में 100 है, फिजिक्स में 99 है, केमिस्ट्री में 99 है, इतने हार्ड सब्जेक्ट्स में। तो राकेश जरा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप कैसे लिखे थे, आप शुरू से लेके लास्ट तक लिखे थे, जैसे जो एमसीक्यूज आते हैं उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं एकदम सीक्वेंस वाइज चले थे, या जो प्रश्न पहले आते थे उनको किया, बाकी प्रश्न बाद में किया, ऐसे कुछ करिए। बड़े से 4 मार्क्स वालों सबसे पहले की, क्योंकि उनमें टाइम ज्यादा चाहिए। डेरिवेशन जैसे फिजिक्स में तो उनको लिए टाइम ज्यादा चाहिए, तो वो उनको पहले किया, और एमसीक्यू क्वेश्चन थे छोटे छोटे, उनको लास्ट में किया। अच्छा, मतलब बड़े क्वेश्चंस को पहले किया बढ़िया से हैंडराइटिंग के साथ और बिना गलती किए हुए, और बाकी जो एक एक नंबर के थे जिसको आप जानते थे कि ये तो 1-2 मिनट में कर ही देंगे, तो उसको लास्ट में। ये स्ट्रैटेजी सर बहुत बढ़िया, और इस पे मैं चाहता हूँ कि महेंद्र सर कुछ प्रकाश डालें इस स्ट्रैटेजी पे। तो ऐसा रहता है ना कि हमेशा हमारे पास चॉइसेस होती है कि हम कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिखा रहता है कि यार जो बन रहा है पहले वो कर लो। पेपर में भी इंस्ट्रक्शंस के किसी पेपर में लिखा हुआ रहता है, मेनली जब मैंने इंस्ट्रक्शंस देखे हुए, तो बच्चे ने यही किया बिल्कुल। उसको जो पहले बनता था और उसको पता था कि यार इसके अंदर टाइम लगने वाला है, इसने पहले कर लिया, एंड इसके बाद जिन चीज़ों के अंदर जैसे एमसीक्यूज वगैरह हो गए उनको लास्ट में करना इसीलिए भी बेटर है, क्योंकि उसके अंदर हमें सिर्फ आंसर की लिखनी रहती है, या फिर लिख पाए तो उसका नाम भी लिखना होता है, तो चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर या तो सही होगा या तो गलत वाला सीन रहता है। उसके अंदर कोई आपकी राइटिंग चेक नहीं हो रही है, उसके अंदर आपकी कोई काटा पीटी चेक नहीं हो रही है, उसके अंदर फुल मार्क्स मिल रही हैं आपको। तो ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया बच्चे ने यहाँ पर, ठीक है। और मैं चाहूंगा आप लोगों के लिए भी कि दिमाग में एक बात बिठा के रखो बच्चों, कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो जो चीज आपको बन रही है अच्छे से उसको सबसे पहले लिखो। स्टार्टिंग में हम बहुत स्लो लिखते हैं, बाद में 5G की स्पीड 10G में कन्वर्ट हो जाती है। उस टाइम पे जिनमें राइटिंग के मार्क्स मिलने होते हैं ना, वो राइटिंग के मार्क्स कट जाते हैं वहां पे। इसीलिए राइटिंग के मार्क्स, जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं उनमें राइटिंग के मार्क्स काटने की गुंजाइश होती है, क्योंकि 8 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर के जो मार्क्स होते हैं, यहाँ पर एक मार्क्स काटने की गुंजाइश होती है, जो यहाँ पर राकेश ने नहीं दी। बिल्कुल सही कहा महेंद्र सर ने, बहुत अच्छा प्रकाश डाला कि मतलब जो पहले करने की चीज है ना उसको बाद में मत करिए, क्योंकि लास्ट में हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है, रेल मोहम्मद होना, कि मतलब एकदम रेल बन जाना, कि भाई जिस चीज से आपको नंबर मिलने हैं उस पे आप जो है वो फास्ट लिख रहे हैं, ऐसी तैसी कर रहे हैं उसमें, मतलब आंसर को अजीब तरीके से लिख रहे हैं, और जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें हीरे मोती जड़ रहे हैं, तो क्या ही फायदा। तो इसलिए राकेश जैसी स्ट्रैटेजी अपनाइए। अच्छा राकेश, एक बात और बताइए कि मतलब कई बार होता है ना कि नो डाउट आपने मेहनत बहुत किया,
और इसका सारा श्रेय अगर मैं देना चाहूँ ना तो सिर्फ आप हैं, क्योंकि मेहनत हर एक बच्चा, क्योंकि टीचर तो सबको पढ़ाता है, सभी टॉपर्स क्यों नहीं बन जाते, तो इसमें बच्चे की पूरी मेहनत है। लेकिन एक टॉपर को क्या लगता है कि उसके इस जर्नी में कोई ना कोई सहायक जरूर होता है। बच्चे जब भी हम कहीं बहुत ऊंचाई तक जाते हैं ना तो बहुत सारी हेल्प लगती है हमें, हमारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हमारे सहयोगियों की ज़रूरत होती है। और एक स्टूडेंट्स की लाइफ में तो टीचर्स, पेरेंट्स, उसके दोस्त, स्कूल, उसके स्कूल के टीचर, ट्यूशन के टीचर, हर एक आदमी जो है सपोर्ट करता है। तो आपको राकेश क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन किया, दूसरे नंबर पे कौन किया और तीसरे नंबर पे कौन किया? ये आप इन तीनों में से चूज करिएगा, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स। 3 नंबर किसको सर, देना चाहेंगे सबसे पहले नंबर पे? पेरेंट्स ने सर फुल सपोर्ट किया, जितना कर सकते थे बिल्कुल उतना किया उन्होंने। सही बात। और सर पेरेंट्स और टीचर का दोनों का इक्वल था, क्योंकि स्कूल में भी बहुत सपोर्ट मिला और ट्यूशन क्लासेस में बहुत ज्यादा मिला। जी। और फ्रेंड्स का तो सर था ही, अब सबका इक्वल ही है, किसका ऊपर किसका नीचे तो कह नहीं सकते सर, सबका योगदान था। नहीं, अगर मैं नंबरिंग देना चाहूँ तो पेरेंट्स हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे, क्योंकि सर उनके साथ ज्यादा समय बिताना होता है। एग्जैक्टली। स्कूल ट्यूशन करके तो बच्चा घर ही चला जाता है, और जैसा कि ये बच्चा बता रहा है कि ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी, तो स्कूल में 4 घंटे 5 घंटे बिता के बच्चा घर जा रहा है। अब घर पे पेरेंट्स किस तरीके से बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी योगदान है। तो पेरेंट्स को तो आपका एकदम सैल्यूट है, और उसके बाद टीचर्स नो डाउट आपकी बहुत हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स का भी बहुत रोल होता है सर, बिल्कुल, क्योंकि सपोर्टिव फ्रेंड मिल जाए ना तो वो रास्ते आसान हो जाते हैं अपने आप। एग्जैक्टली। यहाँ पर ना एक और चीज होती है कि कुछ पेरेंट्स ना बच्चों को प्रेशर करते हैं कि तुम्हें ये लेके आना है, शर्मा जी के लड़के से ज्यादा लेके आना है और ऐसा वैसा फलाना। तो इस प्रकार का ना एक प्रेशर बना के रखते हैं कि नहीं तू कर सकता है, और तेरे तू एक दो चीज होती है, तू कर सकता है, दूसरा तेरे को करना ही है। तो मतलब वो क्या प्रेशर था आपके ऊपर, या फिर आप कर गए, मतलब आप कर गए फ्लो में? अब आपने जो आपको पता है कि ये प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं रिवीजन करूंगा, मैं पढ़ूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, रिवीजन करूंगा, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप कर गए जो आपने अभी किया है, जो कि आम नहीं है, राइट? या फिर आपने प्रेशर में किया इसको? क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं सर, ऐसा कोई घर वालों की तरफ से प्रेशर नहीं था सर। 9th में 10th में भी मेरे 94% थे, जिसमें वो अपने अड्डा 24/7 में जो हिंदी पढ़ाते हैं राजेंद्र सर जी। अरे हाँ, अभी भी पढ़ाते हैं। 11th में सर 10th में 96 आए थे, उस टाइम वो 10th वाले चैनल पे पढ़ाते थे, अब 12th और CUT में पढ़ाते हैं। इस बार 98, उनको भी सर थैंक यू। अरे क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ लगभग मैंने जितने भी टॉपर्स के दिमाग में या आने वाले दिनों में टॉपर्स बनना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं कि हमें भी बहुत अच्छा करना है, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है और राकेश की तरह यूं ही चमकते रहना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लगभग सारे सवाल हमने राकेश से पूछे। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जी। कि राकेश ने CUET भी दिया होगा, 12th क्लास की बात हो रही है तो, राइट? तो क्या लगता है कि आपने जो क्लास 12th के अंदर जो जर्नी में जो पढ़ाई की पूरी, वो CUET के अंदर आपने CUET के लिए भी कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी, बैचेस लिए होंगे, आपने हो सकता है YouTube से लिया हो बैचेस कोई, या फिर आपने पेड बैच लिया हो, कहीं से भी आपने पढ़ाई की हो। तो एक जो स्ट्रेटेजी चाहिए होती है CUET के लिए, क्या बच्चा वो केवल 12th पढ़कर CUET में बैठ जाए अगर बिना उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देके, तो क्या निकाल सकता है? क्या लगा आपको? आपने एग्जाम दिया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। सर 12th क्लास में जो इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो वो CUT में आ रहा है, वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और थोड़े MCQ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोर्ड में तो लॉन्ग ट्यूशन है, वहाँ पे शॉर्ट ट्यूशन आएंगे। MCQ के लिए टाइम मैनेजमेंट भी होता है। और अड्डा 24/7 के हिंदी मीडियम पे संघर्ष सीरीज चली थी सर, उसने बहुत हेल्प की थी। संघर्ष सीरीज तो हम लोगों ने डेलिबरेटली यानी जानबूझकर चलाई थी ये, वो उसके अंदर हमने पूरा पेड कंटेंट दिया था अपना कि भाई तुमको कंटेंट चाहिए ना, ये लो कंटेंट, तुम्हें पढ़ना है ये लो, तुम पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम करो टॉप यार, तुम्हें अगर करना है तो तुम्हारे को सब चीजें दी जा रही हैं। संघर्ष सीरीज जानबूझ के लगाई गई थी चैनल पर कि भाई तुम में से एक भी बच्चा अगर रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे हैं तो उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल से। तो अगर तुम लोगों को अगर इससे ना अगर क्या कहते हैं मिला है कुछ, मतलब आउटपुट मिला है इससे, तो हमारी तो मतलब जो मेहनत थी वो सफल हो गई, ये कहेंगे। अच्छा, जो निचोड़ थी, निचोड़ सीरीज, वो भी सर
एग्जाम टाइम में। वो तो सर उसमें तो पूरा थ्योरी वगैरह सब करा दिया था बच्चों का। सही है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में क्रिएट होता है राकेश, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, आपको फ्री करेंगे कि बहुत सारे बच्चे अभी सोचते हैं ना कि सीयूईटी बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है और हो भी चुका है, बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं हर साल। तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम लास्ट में 12th एग्जाम क्लियर करने के बाद तैयारी स्टार्ट करें या 12th के साथ साथ अपने सीयूईटी 2025 की या आने वाले सीयूईटी की तैयारी करें। तो आपने किस तरीके से किया था? क्या आपने 12th के बाद तैयारी किया था या साथ ही साथ आप 12th के साथ सीयूईटी की तैयारी कर रहे थे? मैं सर 12th के साथ तो थोड़ी बहुत ही ज्यादा तैयारी नहीं की थी, और जी। दिसंबर के बाद थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था, और एग्जाम हो गए थे 23 अप्रैल को, उसके बाद पूरा ध्यान दिया था। आपकी वो संघर्ष सीरीज और निचोड़ सीरीज, उसने सर फुल हेल्प किया था। अच्छा, और आपका बोर्ड एग्जाम कब हुआ था आपका? 23 अप्रैल को खत्म हुआ था, 23 मार्च को, सॉरी सर 23 मार्च को खत्म हुआ था बोर्ड एग्जाम राकेश का। और इन्होंने मतलब स्टार्टिंग से तो कर ही रहे थे क्योंकि सिलेबस तो लगभग डोमेन का समान है, लेकिन दिसंबर से बच्चे ने जोर देना स्टार्ट कर दिया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने तक जोरदार तरीके से 12th के साथ साथ सीयूईटी को भी देखा। इसी वजह से बच्चा कह रहा है कि 12th में हमने तो बेस्ट किया ही है सर, सीयूईटी में भी बेस्ट किया है और मुझे पूरा यकीन है 100% पक्का है सर। कि पीवाईक्यूज का एक अहम रोल होता है और कई बच्चे तो 70-80% केवल पीवाईक्यू पढ़ के ही लेके आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तो चलो ठीक है, ये चल जाता है कि 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज लगा लो और हो गया, है ना। और बच्चे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, रट लेते हैं पीवाईक्यूज को एज इट इज और करके भी आ जाते हैं। और ये बहुत ही आम बात है, और ये मतलब कोई भी लेवल के जो कॉलेज के एग्जाम हो गए या स्कूल के एग्जाम हो गए, इसमें मुमकिन है। लेकिन सीयूईटी जैसे एग्जाम के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि घुमा दिया क्वेश्चन तो बैंड बज जाएगी, राइट। तो आपने जो 12th क्लास पढ़ी पूरी, वो कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ी कि केवल सिर्फ पीवाईक्यू के दम पर ही आपने जो है इतने मार्क्स लेके आए? और आपने क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई की है, उसके लिए वही कॉन्सेप्ट्स आपको सीयूईटी में हेल्प किया था, या फिर आपने अलग से फिर कॉन्सेप्ट्स को जाना कुछ पेपर के बाद अपने? नहीं सर, जो अपने 12th में था वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, और फिर पीवाईक्यू भी देखे थे। और सीयूटी के लिए स्पेशली तो कुछ हटा हुआ था, तो उनका पूरा नया ही था, जैसे बर्नौली वाला था प्रायिकता में, और अपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें कुछ नहीं था। बोर्ड में सिर्फ एक एक्सरसाइज रही थी, वो सब पूरा था, तो उनको पढ़ना पड़ा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी काफी हटा हुआ था, तो कंसेप्ट और पीवाईक्यू दोनों काम किए थे सर। कंसेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। मैं हर बात एक ही बात बोलता हूँ बच्चों, फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट नॉट ऑन दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो वही क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो उस टाइप के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको। सिंपल सी कहानी है। तो इसी नोट के साथ बहुत अच्छा लगा राकेश आपसे मिलके, हम दोनों टीचर्स को, और कैसे इतने देर बीत गए आपसे बात करते करते, मतलब पता ही नहीं चला। लास्ट में राकेश को, बच्चों को अगर कुछ बोलना चाहे अपनी तरफ से तो बिल्कुल बोल सकते हैं। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए? बोर्ड एग्जाम वालों को मैं यही कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी वो चीज है जो आपको कहीं से भी कहीं ले जा सकती है, तो आप एनसीईआरटी पे ध्यान दो और बस एनसीईआरटी के कंसेप्ट तैयार करो, बोर्ड में अपने आप नंबर आएंगे। ओके। और क्या स्टार्टिंग से लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों को, या एग्जाम टाइम में ही लिखने की? जिक्स के डेरिवेशन है वो तो लिखे बगैर याद नहीं होंगे, हाँ, जो लिख प्रैक्टिस करके होंगे। सही बात है, सही बात है। तो चलिए इसी नोट के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा राकेश से बात करके, उम्मीद है आप भी बहुत सारी चीजें सीखे होंगे। इसी तरीके से टॉपर्स की कहानियां लेके आप सभी तक प्रस्तुत होते रहेंगे, ताकि आप अपने आप को हर एक दिन मोटिवेट रख सकें, हर एक दिन जज्बा अपने अंदर कायम रख सकें कि हम भी कर सकते हैं, हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक ये बच्चा पहुंचा है, राइट। तो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, जय हिंद।